नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सियासी बर्नआउट में तब्दील हो गया। सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कर्मचारियों के मुद्दे पर जमकर बवाल मचाया। बीजेपी का कहना है कि करीब 4 लाख कर्मचारी सड़क पर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। विभागों में पद खाली पड़े हैं, सरकार भर्ती करने की बजाय सियासत कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कर्मचारी के नाम पर सियासत कर रहे हैं। उधर हंगामे के बीच कर्मचारी ताल ठोककर सड़क पर हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों ने कई बार सरकार को खबरदार भी किया है। यही वजह है कि सदन में असरदार सियासत देखने को मिली है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानसूनी बर्नआउट के बीच कर्मचारी आउट क्यों है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कल मुख्यमंत्री जी के घोषणा करने के बाद भी जिस बात का हम लोगों ने स्थगन दिया कि अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, धरना में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम धरना में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री जो घोषणा की है उसको उन्होंने एक प्रकार से उस पर अविश्वास व्यक्त किया गया है और लगभग 4 लाख 5 लाख यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, 145 जो कर्मचारी संगठन है, ऐसे लोग लगातार धरना में बैठे रहे कि सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद में जो सरकार आई और सरकार आने के बाद में उनके नियमितीकरण की जो बात थी, रेगुलर करने की जो बात थी, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण स्थगन हम लोगों ने आज उठाया था और चाह रहे थे कि उसमें पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के जीवन का और भविष्य का सवाल है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो दिए गए हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो हमारे दैनिक वेतन भोगी और मैंने कहा नियमित कर्मचारी लगभग 85,000 से ऊपर ऐसे लोगों को जो होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम लोग चाहते थे स्थगन पे चर्चा हो। ये महत्वपूर्ण इशू पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी रेगुलर होनी चाहिए, ताकि जो भविष्य में ये निश्चिंत होकर के। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा को अनियमित कर्मचारियों की चिंता सताने लगी। जब 15 साल सत्ता में थे तब उन्होंने सीधी भर्ती नहीं किया, नियमित भर्ती नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार हर वर्ग के साथ न्याय करती है, हर वर्ग के बेहतरी के लिए काम करती है। अभी प्रदेश के 5 लाख शासी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। पंचायत सचिव, संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित सभी लोगों के मानदेय में वृद्धि किया गया है। शासकीय कर्मचारियों के गृह भाड़ा में वृद्धि किया गया है और निश्चित तौर पर अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द इसके सुखद परिणाम आएंगे। भाजपा के नेता चिंता न करें, ये अनियमित कर्मचारी भाजपा की देन है। चलिए, तो इसी के साथ आगे खास चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आदि टीवी में। सबसे पहला सवाल मैं प्रवीण जी आपसे करना चाहूंगी। प्रवीण जी, लगातार देखा जा रहा है जब से सत्र की शुरुआत हुई है, पहला दिन, दूसरा दिन और आज तीसरा दिन भी सत्र हंगामेदार रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, चुनाव नजदीक आते ही आपको जो है कर्मचारियों की याद आ जाती है और आप इस मुद्दे को इतना भड़काते हैं कि सत्र में जो है कुछ प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाती। सबसे पहले इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, छत्तीसगढ़ पर प्रणाम करता हूँ। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। आदरणीय अवधेश सत्यप्रकाश जी, आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार महोदय। देखिए, जनता जानती है कि किस प्रकार इनके जन घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 11 में उल्लेखित है कि अनियमित दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों को ये नियमित करेंगे। पॉइंट नंबर 11 में बकायदा विद प्रूफ बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 11 में जो उल्लेखित किया था कि ये लोगों को नियमित करेंगे। वही जब इसके बाद यदि स्वयं संविदा कर्मी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विषय को उठा रही है, उनको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये विषय तो आप कह रहे हैं, इस प्रकार हमारे कांग्रेस में प्रवीण जी का कहना यह भी है कि 15 साल आपकी सरकार रही तो आपने क्या कुछ किया जो अब आपको उनकी याद आ रही है? तो हम निश्चित रूप से उसके लिए बहुत प्रयास किए। हमारे कार्यकाल में तो 5.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया गया था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं,
5 लाख लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने की जगह जब छोटा पड़ जाता है तो इनको नया रायपुर भेजा जाता है। और आपको बताऊंगा कि आज ही की घटना है जिस रात हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 3 कर्मचारी तो आमरण अनशन पर बैठ गए। निश्चित रूप से प्रमाणित कर रहा है कि सरकार इनके साथ दुराचार कर रही है। बार बार ये मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार इन पर एस्मा लगा रही है, चर्चा नहीं कर रही है लोगों से। ये केवल और केवल उनको दमनकारी नीतियों के माध्यम से उनको जो है दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती कि कांग्रेस केवल झूठ के बहाने से सरकार सत्ता में आई, लेकिन इन्होंने सरकार आने के बाद केवल और केवल इनका शोषण किया है। यदि आप इनके हित में इतना काम करते तो आपके 47 विभाग से आप बोल रहे थे कि जानकारी आएगी। भाई आप शासन कर रहे हैं तो क्या प्रशासन पर आपकी पकड़ नहीं है? 47 विभाग से आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, 4.5 वर्ष से अधिक समय बीत जाता है, कब आएगी जानकारी? आदरणीय कल भूपेश बघेल जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से अनेक विभाग में केंद्र का 60 से अधिक पैसा आता है, 60% से अधिक पैसा आता है। भाई यदि ये जानकारी आपको पहले से नहीं थी तो आपने नियमितीकरण का वादा क्यों किया था? अब कहते हैं कि यदि केंद्र पैसा देगा तो हम नियमितीकरण कर देंगे। ये कल का उनका बयान है और मैं आपको बताना चलिए चाहूंगा इसका जवाब लेने के हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हैं कांग्रेस से। सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे? बीजेपी का ये आरोप है कि आपने जो 36 वादे किए थे चुनाव में वो अभी तक पूरे नहीं किए, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया ये कहना है, और कर्मचारियों के हित के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे, तभी इतने बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर है। अस्मिता जी, मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये प्रवीण साहू जी किस हिसाब से टेक्निकली बात करते हैं। 6 से 7 तक तो सरकारी कर्मचारी हैं पूरी छत्तीसगढ़, और ये बोले 5 तक हमने भर्तियां कर दी थी। समझ में नहीं आता कहाँ से टेक्निकल लेके आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 5 तक इन्होंने भर्ती कर दी थी, 5 लाख फिर सड़क पर बैठ गए, मतलब फिर इसका मतलब ये है कि जो भी विभाग है सब खाली होने चाहिए। इनका मेरे को यही समझ आता है बीजेपी वाले कहाँ से क्या लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। खैर उनको मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। एक और बात मैं बोलूंगा। देखिए हमारी सरकार 15 साल में इन्होंने क्या किया, सिर्फ ठेका एजेंसियों के माध्यम से भर्ती की। मैं एक उदाहरण बताऊंगा अस्मिता जी। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी का 20,000 रुपए तनख्वाह है तो उसको 15,000 मिलता था और 5,000 ये कहाँ जाता था, ये सबके सामने है। RSS भाजपा के लोग सिर्फ पैसा ले लेके भर्ती किए बिना नियुक्ति पत्र के। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया अभी 2-3 महीने पहले कि जिसके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उसको नियमित नहीं कर सकते। वहां एक पेज फंसा कानूनी तरह के। उसके बाद हमारी सरकार वकीलों के साथ सत्यप्रकाश जी जो 4 से 5 लोग हड़ताल कर रहे हैं, जी मैं बता रहा हूँ। देखिए हमने सबका किया, अनियमित कर्मचारियों का भी संविदा का हो, दैनिक उसके बारे में हम कर रहे हैं, जो भी है विचार चल रहा है। हमने इससे पहले भी किया है, पटवारी का बात कर लीजिए, आंगनबाड़ी करते हुए बात करी, पटेल की बात करी, कोटवार की बात कर ली, और अभी आपके पैकेज भी चल रहा है जो कल हुआ है, जो भूपेश बघेल ने कल जो बढ़ाया है 27% और 4% महंगाई बताओ, और जिसमें पुलिस विभाग की बात करी, पंचायत सचिव की बात कर ली, सब क्या कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं? एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक पत्र अब जो गया है वो हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास कि सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाया जाए और शासन को भेजा जाए कि कहां कहां नियमितीकरण करना। तो ये एक कदम बढ़ चुका है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ दोगली नीति जो बोलते हैं भाजपा की, अपने 15 साल में क्या किया, सिर्फ पैसा खा के भर दिए लोगों को, बिना नियुक्ति पत्र दिए। क्यों नियुक्ति पत्र नहीं दिया, उसका भी कारण है, ये षड्यंत्र है। नियुक्ति पत्र अगर देते तो उनको मालूम है कल होकर वही लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि अब हमको नियमित कीजिए। तो इन्होंने जानबूझ के पैसे लिए, उनको भर दिए, मगर नियुक्ति पत्र नहीं दिए ताकि उनको कभी भी निकाला जा सकता है। ये इनका दुराचार। और एक और बात मैं बताऊंगा। देखिए इनको शायद मालूम है प्रवीण साहू जी कहां से लेके आते जाता है। देखिए हमारे अभी भी हर विभाग में जहां 3 वर्ष कर्मचारी ने पूर्ण कर लिए, वहां पे कार्यभारित या असीमित निधि कर्मचारी घोषित करके उनको नियमितीकरण करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जिस विभाग में 3 वर्ष पूरी कर दिए जिस कर्मचारी ने, वहां पे शुरू हो चुकी है। ये राजस्व विभाग में शुरू हो गया, वन विभाग में शुरू। और सबसे बड़ी बात, जो 15 साल में कभी सीधी भर्ती नहीं हुई वो हमारी सरकार कर रही है। क्या उसका शिक्षक भर्ती की बात कर लीजिए, वन विभाग में कर लीजिए। सत्यप्रकाश जी जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं ना, वो उनमें से आधों की मांग यही है कि उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वरना वो आंदोलन क्यों करेंगे? उप मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेज दिया। और एक और बात बोलूंगा, हमने घोषणा पत्र में सिर्फ और सिर्फ संविदा और दैनिक भोगी को नियमितीकरण की बात की थी, तो जिसके तहत 1 लाख कर्मचारी होते पूरे छत्तीसगढ़ में। और डाटा मांगने की बात थी ना, 90,000 से ज्यादा डाटा हमारे पास आ चुका है। और जो कुछ बचे हुए वो डाटा क्यों करें, इनकी वजह से नियुक्ति पत्र नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे घूस लेके भर दिए। RSS के लोगों ने और भाजपा लोगों ने सिर्फ पैसा खा के भरा, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से भरा। सीधी भर्ती कभी किया गया, इनसे पूछिए। 15 साल चलिए पूरे मामले को एक बार और समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी भी जुड़े हैं। अवधेश जी, जैसे कि आपने भी देखा छत्तीसगढ़ में कर्मचारी वर्ग किस तरह से परेशान हो रहा है। 4 से 5 लाख कर्मचारी जो है सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, और जब ये बात सदन में आती है तो सदन में भी इस पर सियासत ही शुरू हो जाती है। अभी तक हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है।
सॉल्यूशन की जो बात होती है वो कुल मिला के राज्य सरकार के हाथ में हो जी। कि राज्य सरकार उसको किस प्रकार से कितनी इच्छा शक्ति है और वो किस प्रकार से चीजों को मूव करना और देश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी आ रही है क्या? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अवधेश जी? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज चलिए, तकनीकी खामी के चलते आपका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि जल्दी आपसे जुड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, देखिए, अभी आपने सत्यप्रकाश जी को सुना। उनका कहना है कि जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने बोला वो पूरा किया। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप बस इसी चीज को रगड़ रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा कि भाई अभी डिप्टी सीएम महोदय ने पत्र लिखा। भाई ये पत्र तो पहले लिखा जा चुका था कि भाई अपने 47 विभागों से पदों की जानकारी दे जिसको नियमित करना है। तो ये केवल चिट्ठी खेल रहे हैं, लेकिन नियमित करके और कोई कार्य नहीं कर रहे। 4.5 साल से अधिक वर्ष बीत गया है कि आपने ठोस काम किया। तो 4.5 वर्ष में आप जानकारी नहीं मंगा पा रहे अपने विभागों से, तो निश्चित रूप से ये आपके कुप्रशासन का नतीजा है। आपकी इच्छा शक्ति नहीं। जिस प्रकार मैं अवधेश जी के कुछ शब्दों को सुन पा रहा था, उसमें सबसे बड़ा जो शब्द था इच्छा शक्ति। इस सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं कि यहाँ के लोगों को नियमित करे। इनकी इच्छा शक्ति केवल और केवल छत्तीसगढ़ को लूटना और वो पैसा दिल्ली भेजना, और खासकर अपने आला कमान की जेब भरने का ही काम करते हैं। भाई यदि आप में इच्छा शक्ति होती तो इतने कर्मचारी प्रदर्शन क्यों करते? और जो आपने जो वेतन वृद्धि की वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। यदि हिम्मत है और इच्छा शक्ति है तो उनको नियमित करिए। भाई सत्यप्रकाश जी का तो ये भी कहना था, यानी कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि आपने, जब आपकी सरकार थी तो आपने सिर्फ महज फॉर्मेलिटी के लिए सारी चीजें कर दी। नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं दिए गए, बस ऑन पेपर्स ऐसे ही दिखा दिया कि हाँ फॉर्मेलिटीज के लिए कि हमने इन लोगों को नियुक्त किया है, मगर जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज का। जी, मैं कहना चाहूंगा कि हम चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां कर रहे थे, लेकिन हम कोई भी ढकोसला नहीं करते कि नियुक्तिकरण कर देंगे ऐसा कर। हमने जो भी किया ऑन रिकॉर्ड किया, लेकिन इस प्रकार हमने कोई झूठा वादा नहीं किया। ये इनके जन घोषणा पत्र में लोगों को गुमराह करने के लिए लिख दिया पॉइंट नंबर 11 में। और जब जनता इसके सवाल पूछ रही तो ये उल्टा अपने विभागों से प्रश्न पूछते हैं। और हिम्मत तो देखिए इनकी प्रशासन का कि उत्तर नहीं दे पा रहे। यदि 4.5 वर्ष में उत्तर नहीं दे पा रहे सत्ता होते हुए, तो ये इनके कुप्रशासन का नतीजा है कि सरकार के सामने जो है जनता विवश है, सड़कों पर आने के लिए विवश है जनता। चलिए, सत्यप्रकाश जी से इसका जवाब लेंगे। सत्यप्रकाश जी, वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है। कह रहे हैं, जैसे कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर वो बोलते नहीं, वो करते नहीं है तो वो बोलते भी नहीं है। आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी, मगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। स्मिता जी, वही मैं बोला, देखिए अभी जो फर्जी प्रमाण पत्र का भी मामला था वो 2007 से 16 के बीच का है। तो ये सबके सामने क्या घोटाला हुआ, फर्जी प्रमाण पत्र कैसे बांटे गए, कैसे नियुक्तियां हुई, 2007 से 2016 के बीच का मामला है। जो हमारी सरकार आई 2018 में जब मामला सामने आया तो हमने छानबीन समिति बनाई और उसके ऊपर कार्रवाई की है। ये पहली बात। दूसरी बात, एक चीज स्मिता जी और मैं बोलूंगा, 15 साल इन्होंने क्यों सिर्फ ढोल पे बजाया, झुंझुना बजाया, वो उस समय नियमितीकरण कर देते ना, तो ये हालत तो होता ही नहीं। भाई इन्हीं का पाप है जो आज हो रहा है। 15 साल ये नहीं करवाए, मगर ये क्या सोच रहे हैं कि हमारी सरकार 2018 में बनी और उसी दिन कर दे। ये इनका 15 साल में नहीं हो पाया, मगर आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, नियमितीकरण की राजनीति करने के लिए कर्मचारियों को आगे कर रहे हैं। खुद के पास तो कोई दम है नहीं, खुद के पास कोई मुद्दा है नहीं, मगर उनको आगे करके राजनीति करना चाह रहे। छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा विहीन राजनीति इनकी चल रही है। पहली बात। एक बात और अस्मिता जी बोलूंगा, थोड़ा सा मुद्दा से हट के बोलूंगा। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में आज हंगामा, विधानसभा आज एक और हंगामा भी हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे प्रवीण साहू जी? मणिपुर में भी थोड़ा बात कर ले, विधानसभा में तो हंगामा उस पर भी हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? जो कल पूरी शर्मसार हुआ भारत, जो हमारा देश की बातें जो बाहर तक गई है, जो शर्मसार हुई है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो हर व्यक्ति को शर्मसार करे। उस पर क्यों नहीं प्रवीण साहू जी बोल रहे? उस पर क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे? उस पर क्यों नहीं रमन सिंह जी बोल रहे? अरे आपकी मणिपुर की क्या हालत है वो जाके देखिए पहले। यहाँ पे हमारी सरकार नियमितीकरण कर देगी, कर्मचारी के बारे में सोच रही है। मणिपुर सोचिए, बर्खास्त की है सरकार, वहां से क्यों भाग रहे हैं? वहां पे नहीं बोलेंगे आप, रमन सिंह जी वहां नहीं जाएंगे, रमन सिंह उस पर ट्वीट नहीं करेंगे, बृजमोहन जी उस पर नहीं करेंगे, मोदी जी उस पर नहीं करेंगे, मगर इनको यहाँ सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। अरे मणिपुर को भी देख लीजिए, जल रहा है वो। आपको हाईकोर्ट ने, मणिपुर हाईकोर्ट ने बोला कि 1 महीने के अंदर इसको डिसीजन ले लीजिए, मगर नहीं कर। तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं आप, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, विधानसभा में अगर हंगामा उठा तो वो रुकना चाहिए। ये इनकी राजनीति कैसे, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, अवधेश जी से हमारा संपर्क फिर से जुड़ चुका है। जी अवधेश जी, मेरा सवाल वही है कि लगातार देखिए, क्योंकि जब कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर जाता है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी अब सड़क पर उतर आए हैं, तो जनता इससे कहीं ना कहीं परेशान है।
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जनता को परेशानी हो रही है। और क्योंकि जो सरकारी दफ्तरों पे जो चक्कर जब जनता को लगानी पड़ती है, नॉर्मली ऐसे ही मतलब एक परसेप्शन है कि काम नहीं होता, और जब इस टाइप से जो कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके रिवेन्यूज़ के जो मामले होते हैं। तो उस फ्रेमवर्क में अगर बात करें तो दूसरी बात जो आपका वो सवाल था कि सरकार ने इतने साल नहीं किया या क्या कारण है, तो मैंने एक तो सबसे पहले कहा कि ये सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है जी। और दूसरी बात कुछ ऑब्लिगेशंस की होती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है सरकार की। सरकार ने अभी फिलहाल जो मतलब विधानसभा में था उस समय जब सरकार अपना ब्यौरा दे रखी थी, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो है सो उतनी नहीं है जितने पिछले सरकार में हुआ करती है। तो अगर आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट कम है, आपका रिवेन्यू सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, अगर रिवेन्यू काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो रहा है, और ये जो लोग सड़कों पर हैं खास करके वो आप ही के सरकार के पूरे काम करते हैं, तो वो जो एक तो नैतिक रूप से ये कहा जाता है कि ले लिया जाना चाहिए। दूसरा लेकिन सवाल ये होता है कि सरकार सिर्फ नैतिक रूप से नहीं चलती है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है कि, और दूसरी बात है कि सरकारों को चलाने के लिए व्यवहारिक स्थिति भी आती है कि आप डायरेक्ट किसी फॉरेन एजेंसी से जो राज्य सरकारें हैं वो लोन नहीं ले सकती। तो राज्य सरकारें जो चलती है वो केंद्र सरकार का अनुदान होता है, फिर उसको लोन लेना पड़ता है, और जब वो लोन मिलता है तो उसकी कई सारी प्रतिबद्धताएं होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इतना ही खर्चा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ों को देखते वक्त जिसके कारण जो सचिव स्तर के लोग होते हैं उनको निर्णय लेना होता है, लेकिन जहाँ तक जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या नहीं है, वो तो सिर्फ वायदे करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके हाथ बंधे रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि ये राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है कि वो कितना रिस्क लेना चाहती है और वो अपने रिवेन्यू का जो सेक्शन है वो कितना हद तक बांटना चाहती है। जी बिल्कुल अवधेश जी, और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। जब राज्य सरकार इस तरह की बातें करती है तो कर्मचारियों में भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग जाती है, और अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उम्मीद टूटती नजर आ रही है। सत्यप्रकाश जी, 4 महीने का वक्त, 4 लाख कर्मचारी सड़क पर, वोट बैंक बड़ा खिसक रहा है आपका, क्या करेंगे सर अब आप? अगर इतने कर्मचारी नाराज रहे तो कहीं ना कहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम तो कार्रवाई कर चुके हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेज दिया है, विभागों से डाटा आ चुका है। मैंने क्या बोला, 1,90,000 का डाटा आ चुका है, आपको इन दिनों में कुछ कमी मिल जाएगी। और कर्मचारी ओपीएस कौन लेके आया? अभी तक जितने मैंने आपको बात बताया, आंगनबाड़ी की बात करिए, पिछले जुलाई में क्या पत्र दिया था सरकार के खिलाफ, ये चिट्ठी में देखिए नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा विद डेट 16 जुलाई 2022 को। उस चिट्ठी का भी चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, 8 लाख लोग के घर है, हजारों करोड़ का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। चिट्ठी के बात करें तो चिट्ठी के मैंने वर्णन कर दिया। प्रवीण जी, इस बीच एक खास बात भी सामने निकल कर आई है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी ये कहा है कि अगर हमारे पास अभी भी 4 महीने का वक्त है और अगर कर्मचारियों के हित में हमें कुछ काम करना होगा तो हम अभी भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? अस्मिता जी, वही मैं बोल रहा हूँ, चुनाव नहीं है, पता नहीं है, अभी भी चुनाव है, बचा हुआ चुनाव। अच्छा उपयोग कर रहे हैं इच्छा शक्ति। इनकी इच्छा शक्ति इनको नियमित करने की नहीं है, इनको प्रसारित करने की है। यदि इच्छा शक्ति होती तो सरकार बनते ही इनको नियमित करते, लेकिन जनता जानती है। इस प्रकार अवधेश जी ने कहा कि ये लोग घोषणा करते हैं कि सरकार की फिस्कल डेफिसिट की स्थिति नहीं है, सरकार की स्थिति अच्छी है आर्थिक। मैं आपको बताता हूँ सरकार की स्थिति क्या है। 15 साल में भाजपा ने 33,000 करोड़ का लगभग 1,000 करोड़ का कर्ज लिया। सरकार केवल 4.5 वर्ष में, जो कांग्रेस सरकार है वो लगभग जो है 61,000 करोड़ का कर्ज लेती है और वर्तमान में फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। फर्जी डाटा कहाँ से लेके आते हैं? केवल बोलेगा कि 55,000 करोड़ ले लिए, कोई 61,000 बोलता थी, 40,000 करोड़ तो आप ही जाओ उसमें से। सर, आपको ये नहीं लग रहा हम मुद्दे से भटक रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा यही है कि जो कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, 4 लाख कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारी सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। हम कर्मचारी के साथ खड़े हैं, कर्मचारी हित के लिए हम काम कर रहे हैं। इनके जैसे नहीं है कि ऐसे पैसे तो फिर क्यों नाराजगी देखी जा रही है? फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग अपना काम छोड़कर?
वही तो अस्मिता जी बोल रहा हूँ ना, हम प्रक्रिया में है, कुछ भी होने में थोड़ा समय लगता है, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया के जब पूरा हो जाएगा 4 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपकी। कर्मचारी को सौगात मिल जाएगी, कर्मचारी के हित में फैसला हो जाएगा। देखिए मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कुछ भाई मैं तो मान रहा हूँ ये गलती है कि हाँ थोड़ा समय लग गया, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, मगर मना किया गया, भूपेश बघेल जी ने मना किया कि हम नहीं करेंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने मना किया कि हम नहीं करेंगे, किसी मंत्री ने मना किया कि हम नहीं करेंगे। तो ये बात तो है ना, क्या रणनीति है फिर सर, क्योंकि वोट बैंक तो खसकेगा आपका, अभी है, फैसला हो जाएगा। क्या रणनीति है फिर? फैसला तो जनता ने कर लिया है प्रकाश जी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, प्रक्रिया हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेजा है, प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जैसे सारे डाटा मिल जाएगी उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सरकार तो तैयार खड़ी है, सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ चुकी है, उसके बाद अगर फैसला दिख जाएगा। अभी समय है चुनाव में। चलिए अवधेश जी का एक आखिरी बार रुक करेंगे, उनसे मैं जानना चाहूंगी। अवधेश जी, 4 लाख कर्मचारी बड़ा वोट बैंक, अगर कांग्रेस इन कर्मचारियों के हित में अगर कुछ नहीं कर पाती है तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं? और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। जब से कर्मचारियों का मुद्दा उठा है तब से हम देख सकते हैं कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखा रही है, बीजेपी के कई नेता इन प्रदर्शनों में शामिल होते हैं कर्मचारियों के, तो इसको हम कैसे समझे? देखिए मतलब इंडियन हाउस होल्ड सिस्टम में ऐसा रहता है कि जो व्यक्ति अर्न करता है उस पर पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की चीजों में क्या होता है कि आपका जो है सो पारिवारिक वोट, या एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है जिसमें 3 के करीब वोट गिरा सकते हैं तो वो थोड़ा प्रभावित होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप देख लें तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँगा कि 8 लाख या 12 लाख वोट जो होता है वो एक मायने रखता है, डेफिनेटली वो मायने रखता है। और सीधे सीधे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वो जो है सो बेसिक, क्योंकि देखिए अभी का जो कॉन्टेस्ट होता है वो काफी क्लोज फाइट देखने को होता है, तो इसमें इस प्रकार के वोट शेयर इधर से उधर खिसक जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि कांग्रेस अभी रूलिंग में है और डिपेंड करेगा कि बीजेपी इस पूरे प्रक्रिया को किस हिसाब से जो उछालती है और किस लेवल पर उसको लेके जाती है, क्योंकि ये कनेक्ट करने की बात होती है। दूसरा सवाल ये होता है, सरकारों के साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि सरकार जब भर्ती करती है तो बजाते उसके पास नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि अभी जितने के जितने सारे कर्मचारी जिनके बारे में अगर सरकार घोषणा भी कर देती कि ले लिया जाएगा तो नहीं, उनको वरीयता जरूर दे दिया जाता है और उनके जो प्रक्रिया है उसमें वो कितने हद तक जो है सो सफल हो पाते हैं तभी उसमें। तो ये जितने जो कर्मचारी, तीसरी चीज ये है कि मैं जीएडी के कुछ सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ था, तो उस समय उनका ये भी कहना होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल हम लेबर लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में हम लेते हैं तो उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया रहता है कि ये रिन्यूअल होगा। तो एक जो है सो एक वहां पर भी दिक्कत आती है। तीसरी चीज है कि सरकार या पीएसयू जो अभी तक का जो लिस्टिंग सर्वे आया है कि जो वर्कफोर्स जो है सो उस हिसाब से आपको आउटकम नहीं देती है जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स काम देती है। तो चूंकि सेक्रेटरी लेवल के लोगों को जो है सो कर्मचारियों से काम भी करवाना रहता है, तो उनका जो इंटेंशन रहता है कि वो चाहते हैं कि मतलब जॉब फुल सिक्योरिटी के बजाय, वो सरकारी फुल सिक्योरिटी के बजाय वो कॉन्ट्रैक्चुअल पर ज्यादा रहे। जी बिल्कुल अवधेश जी, अब देखना खास ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि 4 महीने में वो सब चीजें कवर अप कर लेगी और कर्मचारियों को जो भी उनके लिए सही होगा वो निर्णय लेगी। लिहाजा देखने वाली बात होगी। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मानसून सत्र में जो तीसरा दिन था वो भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, कर्मचारियों का मुद्दा यहाँ पर काफी ज्यादा ज्वलंत रहा। अब देखना खास ये होगा कि क्या वाकई कांग्रेस, क्योंकि दावा तो कर रही है कि 4 महीनों में जो भी उनकी बात है, जो भी उनकी मांग है, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला और कर्मचारियों की नाराजगी इसी तरह जाहिर होगी और कर्मचारी वर्ग हमारे साथ है। तो अभी देखना खास होगा कि 4 महीने का वक्त किसके लिए कैसा साबित होता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।